आखिर कैसे? पाकिस्तान में अभी तक लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे। अक्सर लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की बजाय इस बहस में पड़े हुए हैं कि मसाजिद खुली हैं या नहीं और कारोबार कब खुलेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि अगर लोगों ने घर से निकलना बंद न किया तो अगस्त तक आधे से ज्यादा पाकिस्तानी मर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचे जिसमें कोई फौतगी ना हुई हो, और अक्सर खानदानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद इसको समझ नहीं रही। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि फरवरी से हम पाकिस्तान में इस वबा की मौजूदगी का सुन रहे हैं और अब अप्रैल का पहला हफ्ता भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में इस वबा से सिर्फ 3000 मरीज हैं। लिहाजा ये कोई खास खतरनाक चीज नहीं है। हुकूमत वैसे ही लोगों को डरा रही है। अवाम की इस गलत फहमी की वजह यह है कि बहुत से लोग बशमूल कई डॉक्टर्स के अभी तक इस बीमारी के फैलने के मॉडल को नहीं समझे। इसे समझने के लिए हमें रियाजी के लॉग के कानून की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? आइए देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने शतरंज बोर्ड की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें शतरंज के खिलाड़ी ने बादशाह से कहा था कि मुझे इनाम देना है तो मेरे शतरंज के बोर्ड के खानों में चावल के दाने इस तरह रखें कि हर खाने में चावल के दानों की तादाद डबल होती जाए। यानी पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 और इसी तरह हर खाने में डबल करते जाएं। बादशाह ने कहा यह तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब हिसाब लगाने बैठे तो मालूम हुआ कि अगर सारी दुनिया के चावल भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो सारे खाने पुर नहीं होंगे। इस बीमारी के फैलने का मॉडल भी इसी तरह है। प्यारे दोस्तों, अब तक के डेटे के मुताबिक ये बीमारी हर मरीज से आगे 2 लोगों को लगती है। दूसरे, इस बीमारी का औसत इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन यानी 1 हफ्ता है। मतलब अगर किसी को ये बीमारी लग जाए तो ये खामोशी से जिस्म के अंदर अपनी अफजाइश करती रहती है और बीमारी की अलामात 1 हफ्ते बाद जाहिर होती है। 1 हफ्ता इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर लोगों ने घर से बाहर जाना जारी रखा तो हर हफ्ते इस बीमारी के मरीजों की तादाद डबल होती जाएगी। पाकिस्तान में फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस बीमारी के पहले मरीजों का पता लगा था। फर्ज करें उस वक्त सिर्फ 1 मरीज था। इस हिसाब से फरवरी के तीसरे हफ्ते में 2 मरीज होंगे और चौथे हफ्ते में 4। आगे चले तो मार्च के पहले हफ्ते में 8 मरीज, दूसरे में 16, तीसरे में 32, चौथे में 64 और अप्रैल के पहले हफ्ते में सिर्फ 128 मरीज बनते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हकीकत में पाकिस्तान में इस वक्त 3000 मरीज हैं और फर्ज करें कि इस वक्त सिर्फ 128 मरीज हैं और अपनी गिनती जारी रखें तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 256 मरीज, तीसरे हफ्ते में 512 और चौथे में 1024 मरीज होंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के आखिर तक 2.5 महीने या 10 हफ्तों में सिर्फ 1000 मरीज होना कोई खास खतरे वाली बात नहीं है। रियाजी के लॉग 2 के कानून के मुताबिक 2 की ताकत 10 से भी जवाब 1024 ही आता है। मतलब अगर सिर्फ 1 मरीज से शुरू करें और हर मरीज से आगे 2 लोगों को ये बीमारी लगे तो 2.5 महीने में भी सिर्फ 1024 मरीज होंगे। प्यारे दोस्तों, अब रियाजी के इस लॉग 2 के कानून से हिसाब आगे बढ़ाएं तो 10 हफ्ते में 1000 मरीज, 15 हफ्तों में 32,000 मरीज, 20 हफ्तों में 1 मिलियन, 25 हफ्तों में 34 मिलियन और 28 हफ्तों में 260 मिलियन या 26 करोड़ मरीज बनते हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है। अगर फरवरी में सिर्फ 1 मरीज हो तो 28 हफ्ते या 7 माह बाद पाकिस्तान का हर फर्द इस बीमारी का मरीज होगा। याद रखिए कि इन 7 माह में वैक्सीन के आने का कोई चांस नहीं है और अगर आ भी गई तो पहले अमेरिका और यूरोप को पूरी की जाएगी। पाकिस्तान की बारी अगले साल तक भी शायद ही आए। लॉग 2 का हिसाब मुश्किल नहीं है, लेकिन शतरंज वाली मिसाल में बादशाह को भी फौरन समझ नहीं आई थी। लिहाजा ऊपर वाले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें और कैलकुलेटर लेकर चेक करें कि नंबर ठीक हैं या नहीं। जो लोग हैरान हो रहे थे कि ये यकदम इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हो गया कि इस बीमारी से इतनी अमवात शुरू हो गई, उन्हें अब रियाजी की मदद से इसका जवाब समझ आ जाना चाहिए। उन मुल्कों ने लॉकडाउन करने में देर कर दी थी। अगर पाकिस्तानियों ने भी घर से निकलना बंद न किया तो कोई वजह नहीं है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान में भी हर जगह लाशें नजर आ रही हो। नाज़रीन गिरामी, कुछ लोगों का ख्याल है
کہ گرمی آنے سے وائرس مر جائے گا، لیکن اس کی کوئی سائنسی دلیل نہیں ہے۔ اس بیماری کا وائرس 57 ڈگری پر جا کر مرتا ہے۔ پاکستان میں اتنا ٹیمپریچر نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض اگر یہ وائرس کم درجہ حرارت پر بھی مرتا ہو تو چلو باہر گلی میں دھوپ پڑے گی تو وائرس مر جائے گا، لیکن انسان تو عمارتوں کے اندر ہی رہیں گے، ان کے جسم کا درجہ حرارت تو 37 ڈگری ہی رہے گا، اس پر تو وائرس نہیں مرتا۔ ہاں، اگر انسان کے جسم کا درجہ حرارت 42 ڈگری ہو جائے تو انسان خود مر جاتا ہے۔ مطلب گرمیوں میں باہر جو مرضی درجہ حرارت ہو، انسان تو عمارتوں کے اندر ہی رہیں گے اور وہ وائرس ان کے جسم کے اندر پلتا ہے۔ عمارتوں میں موجود انسان گرمیوں میں بھی ایک دوسرے کو وائرس پھیلاتے رہیں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر سارے پاکستان کو بھی یہ بیماری لگ جائے تو بھی صرف 5% لوگ مریں گے۔ اس کے جواب کے لیے آپ کو 1920 میں پھیلنے والی اسپینش فلو کو دیکھنا پڑے گا، جس میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے تھے۔ تحقیقات کے مطابق صرف فلو سے زیادہ لوگ نہیں مرے تھے، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کے بیمار ہونے اور ادویات کی کمی کی وجہ سے بہت ساری دوسری بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، جنہیں میڈیکل کی زبان میں سیکنڈری انفیکشن کہا جاتا ہے۔ اسپینش فلو میں زیادہ تر اموات بہت زیادہ مریضوں کے ہونے، صفائی کی کمی اور سیکنڈری انفیکشن سے ہوئی۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی کئی کروڑ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو نہ ملک کے ہسپتالوں میں اتنی جگہ ہے اور نہ ہی ملک میں اتنی دوائیاں ہیں۔ زیادہ تر ادویات باہر سے آتی ہیں اور جو ملک میں بنتی ہیں ان کے کیمیکل بھی زیادہ تر باہر سے ہی آتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی ملک کسی کو ادویات یا ان کے کیمیکل نہیں دیتا۔ ابھی کل ہی جرمنی نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے ان کے 2 لاکھ فیس ماسک چوری کر لیے ہیں۔ یہ ماسک جرمنی نے اپنی پولیس کے لیے خریدے تھے، لیکن امریکی حکومت نے جہاز کو آدھے راستے سے واپس بلا لیا کہ ان ماسک کی امریکہ کے اندر زیادہ ضرورت ہے۔ جب 2 قریبی ملکوں کا یہ حال ہے تو سوچیں کہ پاکستان کو کون پوچھے گا۔ اس بیماری کو ڈینگی کی طرح مت سمجھیں جو مچھروں سے پھیلتی ہے۔ مچھروں کو مار دیا گیا اور ڈینگی کنٹرول ہو گیا۔ یہ وائرس انسانوں سے پھیلتا ہے اور انسانوں کو مارا نہیں جا سکتا، لہٰذا وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس بیماری کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسے نہ تو اپنی جہالت کی بھینٹ چڑھائیں اور نہ ہی انا اور سیاست کا مسئلہ بنائیں، بلکہ خاموشی سے گھروں میں رہیں۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔